Is this how world cinema should look like? Well, the answer is not that simple. बहुत टाइम से एक स्पेकुलेशन थी कि क्रिस्टोफर नोलन एक मिथोलॉजिकल कहानी के ऊपर एक मूवी बना रहा है एंड दैट इज द ऑडिसी. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us straight! I think it's asleep. वेल जो बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस फिक्शन या फिर टाइम रिलेटेड ये सब स्टफ के साथ कोई भी मूवीज बनाता रहता है, ये नया एक जॉनर एक्सप्लोर करने जा रहा है, वो भी मिथोलॉजी. दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू हियर. बट फाइनली अभी हाल ही में रिलीज हो गया द ऑडिसी. आफ्टर सो मच स्पेकुलेशन वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेल ऑडिसी की कहानी शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देना चाहिए अबाउट इलियड, व्हिच इज एक्चुअली द प्रीक्वल टू ऑडिसी. Well, both Iliad and Odyssey were written by the Greek poet Homer. So in very brief, मैं थोड़ा Iliad के बारे में बात कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि Odyssey क्यों हो रहा है. So ग्रीस में बहुत सारे ऐसे साम्राज्य हैं, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट किंगडम्स है, माइसेनी, इथिका और स्पार्टा. अब माइसेनी को पकड़ लो, ये हेडक्वार्टर है. जितने भी सारे साम्राज्य हैं उनका हेडक्वार्टर है माइसेनी. उसका राजा है एगामेमनन. उसी का जो भाई है मेनेलियस, वो रूलर है स्पार्टा का. स्पार्टा का नाम ऑफकोर्स तुम सुने हो, 300 नाम का एक मूवी भी आया था बहुत साल पहले. और तीसरा है इथिका, जिसका राजा है ओडिसियस. अब होता क्या है कि स्पार्टा का जो राजा है मेनेलियस, उसका वाइफ हेलेन, जो कि कंसिडर किया जाता था दुनिया के सबसे खूबसूरत औरत, वो भाग जाती है एक दूसरे देश पे जिसका नाम है ट्रॉय. वो एक दूसरा साम्राज्य है जो कि एजियन सी के ठीक बगल पे है. और ये एजियन सी ग्रीस और ट्रॉय के ठीक बीचों बीच. तो अगर ट्रॉय को इन्वेट करना है तो यू हैव टू क्रॉस एजियन सी. अब मेनेलियस अपना बड़ा भाई एगामेमनन के पास चले आता है टू ब्रिंग हेलेन बैक. एक वॉर करना है. अब एगामेमनन को एक सही मोटिव मिल जाता है ट्रॉय को अटैक करने के लिए, बिकॉज इफ ही कंकर्स ट्रॉय तब एजियन सी के जो सी रूट्स है वो अपने पास उसका हो जाएगा. सो इसी पॉइंट के ऊपर, यानी हेलेन को घर वापस लाने का पॉइंट के ऊपर हो जाता है द ट्रोजन वॉर, द फेमस ट्रोजन वॉर. अब ये ट्रोजन वॉर चलता है ऑलमोस्ट 10 साल तक. अब ट्रोजन वॉर जहाँ पर खत्म होता है, इलियड की कहानी भी वहाँ पर खत्म होता है. एंड आफ्टर द ट्रोजन वॉर, उस वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ओडिसियस को रिटर्न जर्नी है, उसी को लेकर कहानी है द ओडिसी का. वेल कहानी मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत ही सटल टचेस में दूंगा, बिकॉज आई रियली वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू एक्सपीरियंस इट इन योर थिएटर्स. बस आप इतना जान लो कि ओडिसियस को रिटर्न जर्नी है, यह कुछ हफ्ते लगना चाहिए था, but due to certain circumstances and misadventures उसको 10 साल लग जाता है अपना घर वापस जाने के लिए. बस कहानी में इतना ही बताऊंगा, बहुत ही ग्रॉसली था पता है, बट सीरियसली मैन, अगर आप लोग एक्सपीरियंस करोगे ना थिएटर में पूरा कहानी, यू विल रियली लव इट. मेरे बोलने से आपको उतना मजा नहीं आएगा. नाउ फर्स्ट आई वुड रियली लाइक टू डीप डाइव इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स. पहले मैं ये कह दूं कि मूवी बहुत ही नॉन लीनियर है. आई मीन नोलन ये करता रहता है, कुछ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सीन्स को बस वो जम्बल अप करते रहता है. बट द पॉजिटिव थिंग इज ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसे कि नोलन की प्रीवियस मूवीज लाइक मेमेंटो, टेनेट, इन सब में था कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी सीन कहाँ पर प्लेस किया हुआ है. वेल यहाँ पर स्टोरी नॉन लिनियर है, बट स्टिल यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सी सीन कहाँ पर प्लेस्ड है. अब बात करता हूँ क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को लेकर. वेल नोलन सीरियसली ही इज अ मास्टर इन दिस आर्ट. आई मीन जहाँ पर अभी जितने भी मूवीज निकल रहे हैं, चाहे वो इस देश से हो कि बाहर से हो, आप देखते हो कि एआई जनरेटेड कैसे कैसे करके वो पूरा टेक्सचर, इमेजेस, बैकग्राउंड सब क्रिएट करते हैं. बट नोलन इज अ डिफरेंट ब्रीड. ही रियली लाइक्स टू शूट इन प्रैक्टिकल लोकेशंस, बिग ग्रीन लैंडस्केप्स, वास्ट सी बीचेस, द मैसिव सी, ईच एंड एवरीथिंग. आई मीन उसमें थोड़ा सा सीजीआई का थोड़ा बहुत इनपुट देकर उसको और कैसे फिनिश किया जाए. नोलन, डैम मैन. एक सीन है उस फिल्म के अंदर जो कि टेक प्लेस करता है हेल में. हेल इन ग्रीक माइथोलॉजी इज नोन एज हेडिस. वेल हाउ डू डिपिक्ट हेल? वहाँ पर तो लश ग्रीनरी ये सब तो नहीं होने वाला. इट शुड, द मिट्टी जो है वो डार्क है. ओके, सो व्हाट डिड नोलन डू? कुछ कलर ग्रेडिंग, नथिंग. ही जस्ट वेंट टू अ बीच इन आइसलैंड व्हिच हैज ब्लैक सैंड एंड पूरा सीन वहाँ पर फिल्म किया हुआ है. द जो भी एटमोसफेयर जो क्रिएट किया गया है, just because of the environment,
वो और एक हाइट पे चला जाता है। इवन द नेचुरल कैलामिटीज लाइक स्टॉर्म्स, वर्लपूल, ये सब जो दिखाया गया है, मतलब तूफान का जो तांडव होता है वो कैसे रिक्रिएट किया जाए स्क्रीन के लिए, नोलन डज इट बेस्ट with all practical effects. Really, man, superb. Now let's talk about the star cast performance. पहले Annie Hathaway. She is playing the role of Penelope, who is the wife of Odysseus. And man, she holds her real command. I mean, कुर्सी खाली है, थ्रोन खाली है. She is the queen. और उसके लिए, उसको शादी करने के लिए बहुत सारे सूटर्स आ चुके हैं उसके किंगडम इन्वेड करके. बट स्टिल शी इज होल्डिंग अ ग्राउंड कि मैं अभी भी क्वीन हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा. And the way she acts, her command on speech, wow. And then Robert Pattinson as Antonius. ये जो छिछोरा कैरेक्टर है, उसका हर एक चुतियाप, I mean, जिस तरीके से रॉबर्ट पैटिंसन ने वो कैरेक्टर को कैरी किया है ना, I mean, पहले आप लोग उसका बैटमैन में देखते हो, फिर और भी सीरियस इंडी मूवीज में देखते हो, फिर ऐसे नोलन प्रोजेक्ट्स में देखते हो. दिस गाय इज अ कमेलियन एट इट्स बेस्ट. फिर जॉन लेगुइजामो एज यूमेस, जो कि एक लॉयल सर्वेंट है ओडिसियस का. I mean, the character was very well written, very much well written. Himesh Patel as Eurylochus, जो कि second in command है Odysseus का. He also just stands alongside Matt Damon. Toe to toe Matt Damon के साथ जा रहा है एक्टिंग के मामले में. Wow. जो उन दोनों के बीच में सीन्स है, जो भी कॉन्फ्रंटेशंस है, जो भी बातचीत है, very well acted. Well, personally मुझे टॉम हॉलैंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि I felt like he was still being Peter Parker here. I mean, बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट ठीक है. ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ टेलीमेकस, द सन ऑफ ओडिसियस. बंदा कम उम्र का है, थोड़ा बहुत उसमें टिमिडनेस ये सब तो रहेगा, बट इट डिडंट फील लाइक ए सन ऑफ अ ग्रीक वॉरियर, ए ग्रीक किंग. पीटर पार्कर का जो कैरेक्टर है वहां पर जिस तरह का टिमिडनेस, जो भी उसका बॉडी लैंग्वेज जैसे रहता है, आई थिंक दैट रिफ्लेक्टेड मोर हियर. वेल, एक अनपॉपुलर ओपिनियन दे दूं, I think Timothée Chalamet would have been a great choice. और Zendaya यहाँ पर एथीना का रोल प्ले करता है, जो कि गॉडेस ऑफ वॉर है. Well, hats off to Nolan. I mean, जिस तरीके से वो एक गॉड को स्क्रीन प्ले में इनकॉर्पोरेट किया ना, एकदम सीमलेसली, when there is nothing like बहुत बड़ा एक प्रेजेंस लग रहा है, जो कि ह्यूमन कैरेक्टर से उनके साथ ही बात कर रहा है, एक भगवान होते हुए भी उसका ऑरा छोड़ के कैसे एक गाइड के रूप में वो प्ले आउट कर सकता है ये कैरेक्टर को. आई थिंक Zendaya हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब. वेल, अब दो कंट्रोवर्शियल कास्टिंग के बारे में बात कर लेता हूँ. पहले है एलियट पेज, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अकीलीज. आई मीन, इंटरनेट पे बहुत सारे स्पेकुलेशन है. जब एक ट्रेलर निकला था कि हाउ कुड अ फ्रेजाइल पर्सन लाइक एलियट पेज, आई मीन फिजिकली लुकिंग फ्रेजाइल, वो कैसे एक अकीलीज जो कि एक फियर्सफुल वॉरियर था उसका रोल प्ले कर रहा है. बट नहीं, he is not. He is playing the character of Sinon, जो कि एक वीक बंदा है ही. मतलब स्टोरी में आप जब देखोगे, he has been presented as a weak one. तो आप लोगों का जितना भी फॉल्स स्पेकुलेशन है वो सब घर पे छोड़ के जाइए. एंड इस कैरेक्टर को आई थिंक हैज बीन प्लेड आउट वेल, वेरी वेल. जैसे जरूरत था, जिस प्रकार से स्क्रीन प्ले में जरूरत था, उसी हिसाब से प्ले आउट किया गया है. नो कंप्लेंट्स. बट द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वन इज द चॉइस फॉर हेलेन. I mean, I have nothing against Lupita Nyong'o. I mean, वो अच्छी एक्ट्रेस है, हम लोग ब्लैक पैंथर में देखे हैं और भी बहुत सारे मूवीज में देखे हैं. बट आई कुडंट एग्री विद नोलन ऑन दिस एस्पेक्ट. द थिंग इज, एज एन ऑडियंस, एज एन इंडियन ऑडियंस, हम लोगों को उतना केटर नहीं करेगा ये, बिकॉज हमें से बहुत कोई, सिर्फ इंडियन ऑडियंस क्यों, जो कि बाहर के देश की ऑडियंस है, जो ओडिसी नहीं जानते, उनके लिए हेलेन बस एक कैरेक्टर ही है. हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज, ये उतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है. बट सिंस इट हैज ऑलरेडी बीन डिपिक्टेड इन द माइथोलॉजी कि ये सबसे खूबसूरत औरत, तो फिर हेलेन की रोल के लिए कोई और एक्ट्रेस आई थिंक शुड हैव सफाइस्ड. वेल, नोलन का ये है कि डजंट मैटर कि कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं, ऑल ठीक है. बट थोड़ा स्केप्टिसिज्म है मेरे अंदर. हेलेन के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मुद्दा था ट्रोजन वॉर का, जिस कारण के वजह से ये पूरा ये घटना हो गया, आई मीन दैट कैटलिस्ट एक्चुअली गेट्स डाइल्यूटेड. इवन जॉन बर्नथाल का जो कैरेक्टर है मेनेलियस, या दैट मेनेलियस, स्पार्टा राजा, ही इज बीइंग प्लेड बाय जॉन बर्नथाल, द पनिशर. वेल, ही आल्सो जोक्स अबाउट हर फेस, ऐसे मुंह ऐसे करके घुमा के बोलता है, इस चेहरे के लिए मैंने एक ट्रोजन वॉर लड़ी.
वेल ऑफ कोर्स मैट डेमन इज द शो स्टीलर. आई मीन बंदा 55 साल का है एंड द वे ही हैज क्राफ्टेड हिज फिजिकलिटी जस्ट फॉर द रोल, वाह मैन. प्लस 10 साल एक वॉरियर मतलब अपने प्राइम पे है, तो धीरे 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 भूखमंगरी ये सब कुछ होते होते ही एक मिस एडवेंचर के बाद दूसरा मिस एडवेंचर ये करते रहे. 10 साल बीत गया. उसका बॉडी के ऊपर जो असर पड़ता है, उसका बाल, उसका चेहरा, ईच एंड एवरीथिंग, जिस तरीके से नोलन ने ये कैरेक्टर को बनाया है, जिसे फ्लैश आउट किया है, एंड ऑफ कोर्स मैट डेमन ने जैसे जिस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया ना, ही जस्ट सिंगल हैंडेडली कैरीड दिस मूवी. वाओ. और मैट डेमन का घर वापस ही आना ये तो एक अलग मूवी जॉनर ही है. एंड ऑल्सो आई वांट टू टॉक अबाउट द लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज्ड. आई मीन इंग्लिश में है ऑफ कोर्स, बट थोड़ा कोलोकियल, थोड़ा स्टैंडर्ड इंग्लिश. आई मीन हेवी वर्ड्स उतना यूज नहीं होता है. वेल ऑफ कोर्स ट्रेलर में तो हमको सुनाई दिया था डैडी, मूवी में देखोगे मॉमी भी है. बट द थिंग इज ये उधर फादर के जगह डैड यूज करना, मदर के जगह मॉमी यूज करना, आई थिंक ये पहले थोड़ा सा जारिंग लग सकता है इफ यू हियर इट फ्रॉम लाइक किंग्स प्रिंसेस, बट अल्टीमेटली वो ब्लेंड इन हो जाता है क्योंकि आई थिंक इट्स अ मैजिक ऑफ द स्क्रिप्ट एंड द स्क्रीन कि वो लैंग्वेज इतना बैरियर महसूस नहीं होता है. बट एक सेकेंड थॉट मैं दे सकता हूँ कि इफ थोड़ा भारी बनाने के लिए जो भी डायलॉग्स है, ये सब पूरा इंटरेक्शंस, उसके लिए अगर इंग्लिश एक्सेंट यूज होता तो मे बी इट वुड हैव साउंडेड डिफरेंट. ऑफ कोर्स इन दैट केस बहुत सारे एक्टर्स को भी चेंज करना पड़ता, स्पेशली मैट डेमन जो कि अमेरिकन है. वेल मूवी की लास्ट 40 to 45 मिनट्स स्पीक लाइक क्रेजी. लोग तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, because that shows in that particular time frame shows how a fallen man rises back to his prime again. Nolan deep dives into the psychology of Odysseus. वो अभी ट्रोजन वॉर लड़के आया, 10 साल बीत गया, वो घर वापस ही नहीं जा पाया. इतने सारे मिस एडवेंचर्स, he lost so many soldiers on the way of returning. एक के बाद एक कुछ भी हो जा रहा है. जब वो घर वापस आता है तब वो देखता है कि बहुत सारे शूटर्स बैठे हुए रहते हैं पेन लोपे को शादी करने के लिए. उसका जो सिंहासन है उसके ऊपर टारगेट किया हुआ है. उसका जो महल है वहां पर अय्याशी कर रहा है ये सब शूटर्स लोग. चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं, केओस फैला हुआ है. उसी मोमेंट पे उसका जो रियलाइजेशन है कि ये वॉर व्हाट इसका जो रैमिफिकेशंस है ये क्या होता है, द अल्टीमेट लॉस, द इमोशनल डिस्ट्रेस, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, ये जब मैट डेमन उसको पता चलता है ना, the way that has been expressed through his eyes, flawless. And I think नोलन के ये पहला मूवी है मेरे लिए जहाँ पर ये इमोशनल जो एस्पेक्ट है इसको इतना अच्छे से कल्चर किया गया है. Well, as a viewer, as an audience, these certain things really touched me. Well, मूवी देखने के बाद तो मैं यही कहूँगा कि नोलन कोई भी जॉनर एक्सप्लोर कर सकता है. पहले ये था कि बंदा सिर्फ साइंस फिक्शन में ज़्यादा उसका फोटे था, बट यहाँ पर जो एलिमेंट्स ऑफ हॉरर है, स्पेशली बॉडी हॉरर, देयर इज अ सीन, मैं वो बताऊंगा नहीं, शायद बहुत जगह पर स्पॉइल हो गया है, बट देयर इज अ सीन एकदम ब्रिलियंटली जो बॉडी हॉरर को एक्सप्लोर किया है, जिस तरीके से दिखाया गया है. वाओ. लडविग गोरांसन इस मूवी का म्यूजिक दिया है, बैकग्राउंड स्कोर दिया है, सीन्स को जिस प्रकार से एलिवेट किया है उसका म्यूजिक, डैम. उसके साथ साथ कपल्ड विद सिनेमाटोग्राफी हेडेड बाय हॉयटी वैन हॉयटमा. आई मीन ये बंदा कैमरा में जो कैप्चर करता है ना, द एपिकनेस वो रियली स्टैंड आउट करता है just because how he deals with the camera. Nolan just created a world incorporating elements like gods, monsters, magic, and blended them in such a way with such surrealism that it feels like we are witnessing something that has been documented well in the history pages. This is movie magic, or should I say this is Nolan's magic. Well, कहानी में Odysseus की जहाज तो डूब गई, but ये मूवी डूबने नहीं वाली है. This movie is an epic, absolute cinema. And this is an epic that's really need to be witnessed in the biggest theater available, जो कि IMAX screens है. But हाँ क्या ही कहूँ, नोलन भाई साहब ने तो 70 mm थिएटर के लिए बनाया था, बट इंडिया में 70 mm स्क्रीन प्रोजेक्शन है ही नहीं. यहाँ पर जितने भी IMAX स्क्रीन थिएटर्स है सभी 35 mm की है. बट एनीवेज यू विल नॉट मिस आउट आई गेस मच ऑफ इट. नॉर्मल स्क्रीन छोड़ के आई थिंक IMAX में एक्सपीरियंस करना बढ़िया रहेगा. Well, there's no doubt a few Academy Awards are on the way for this movie. मजा आ गया. I think I'm going to rewatch it soon enough. अभी टिकट्स का प्राइस एकदम स्काई हाई है, प्लस सीट्स भी नहीं है.
वीकडेज पकड़ लो, वीकेंड्स पकड़ लो, पूरा हाउसफुल है फर्स्ट रो तक। फर्स्ट रो में जो लोग देख रहे हैं पता नहीं कैसे एक्सपीरियंस, बट एनीवेज खैर आज के लिए इतना ही। बढ़िया लगा, बहुत टाइम बाद एक एपिक मूवी देखा। इस साल काफ़ी ऐसे मूवीज़ हैं जो कि एपिक ग्रैंड्योर तक पहुंच सकते हैं। वेल दिस वन बीइंग द फर्स्ट, ओह आई एम सॉरी, धुरंधर था इसका पहले, बट इस साल का सेकंड मूवी आई गेस एपिकनेस के कैटेगरी में अगर मैं रख सकता हूँ, दिस इज इट। सो साइनिंग ऑफ। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है रॉनी, मेरा नाम पे ही चैनल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, एंड अगर मन चाहे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।